नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 3 होगा। आज के इस वीडियो में हम तुर्कियों का जो दूसरा आक्रमण हुआ था भारत में वो हम पढ़ेंगे। भारत में तुर्कियों ने जो पहला आक्रमण किया था वो तो आपने पढ़ लिया, जिसमें आपने मुख्य तौर पर महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में आप दूसरा तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे जो भारत में हुआ था, और दूसरा तुर्की आक्रमण करने वाला जो शासक था वो मोहम्मद गोरी था। तो आज के इस वीडियो में मोहम्मद गोरी के बारे में आपको मुख्य तौर पर देखना है। मैं आपको बता दूं, भारत पर जो है ये तीसरा मुस्लिम आक्रमण हो चुका है एक तरीके से। पहला मुस्लिम आक्रमण तो अरबियों ने किया था, दूसरा मुस्लिम आक्रमण तुर्कियों ने ही किया था, ठीक है। और इसके बाद ये एक और आक्रमण होता है, हालांकि ये भी तुर्की ही होता है। मोहम्मद गोरी भी एक तुर्की शासक था। तो इसी के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं ये इसका पूरा विस्तार है। अपने पूरे जीवन काल में जो इसने अपना जो शासन साम्राज्य फैला दिया था, अपनी चरम सीमा में जो इसका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, उसका मैप है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गोरी का जो शासन काल है 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1173 से 1206 तक इसने शासन किया। इसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद गोरी कौन था। पहला तुर्की आक्रमण जब हुआ था, आपने मोहम्मद गजनवी के बारे में या मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था। तो जो गजनी साम्राज्य फैलाया गया था पूरा मोहम्मद गजनी के द्वारा, वो गजनी साम्राज्य आप बताइए कहाँ कहाँ फैला हुआ था। मुख्य तौर पर अफ़गानिस्तान में ही फैला हुआ था, और भारत के भी उत्तर पश्चिम इलाके में वो फैल गया था। तो जो अफ़गानिस्तान में वो पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, तो अफ़गानिस्तान में एक जगह थी गौर, एक जगह का नाम है गौर, आज उसे घोर के नाम से जानते हैं। वो एक जगह है अफ़गानिस्तान में। उस जगह के आसपास गौरी वंश के लोग रहा करते थे, या संसबानी वंश राजवंश के लोग रहा करते थे। ये शुरुआत में गजनवियों के ही अधीन थे। ये शुरुआत में गजनवी जो साम्राज्य था, जो गजनवी जो शासक थे, उन्हीं के अधीन थे। लेकिन ज्यों ज्यों गजनवी साम्राज्य का पतन होता गया और जो गौरी वंश है ये उभरता गया, मोहम्मद गोरी के समय तक ये बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गए और बहुत ही शक्तिशाली हो गए। तो मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित है, प्रश्न आएगा तो गौरी वंश या संसबानी राजवंश से संबंधित है। अफ़गानिस्तान में एक गौर प्रांत है, एक गौर क्षेत्र का नाम है, जो आज घोर के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में ये केंद्रित थे मुख्य तौर पर, और शुरुआत में ये गजनवियों के अधीन थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लगभग 150 साल तक ये गजनवी, और गजनवियों के बाद जो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में सल्जूके जो राजवंश था, सल्जूका राजवंश, ये भी एक राजवंश था। हालांकि इसके बारे में पढ़ना नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। लगभग 150 ईस्वी तक ये गजनवियों और सल्जूकों के अधीन थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी का जब समय आया तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। और 1173 ईस्वी में, कब, 1173 ईस्वी में ये गजनी के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद गोरी गजनी के सिंहासन पर कब बैठा, 1173 ईस्वी में। अब गजनवी जो साम्राज्य था, मोहम्मद गजनवी के जो वंशज आ रहे थे वो समाप्त हो गए हैं। तो अब स्वतंत्र शासक गजनी का कौन बन गया है, मोहम्मद गोरी पर बन गया है। कब ये सिंहासन पर बैठा, 1173 ईस्वी में बैठा। लेकिन इसने भारत पर आक्रमण कब किया, भारत पर इसने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मुल्तान का जो क्षेत्र है ना, उस पर इसने अपना पहला आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब ये अपने दिमाग में रखिएगा, भारत पर ये दूसरा तुर्क आक्रमण है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत पर ये दूसरा तुर्क आक्रमण है। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य जो था ना, वो साम्राज्य को विस्तार करना था, साम्राज्य को बढ़ाना था। जबकि इससे पहले जो तुर्की आक्रमण हुए थे, इससे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, उन लोगों का मेन उद्देश्य धन की लूटपाट करना होता था, साम्राज्य को विस्तार करना उनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता था। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी जो था, इसका जो मेन उद्देश्य था साम्राज्य को विस्तार करना था। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो मोहम्मद गोरी के नाम पर ही आप टिक करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए 1185 के आसपास का मैं आपको मैप बता रहा हूँ।
ये जो गौरी साम्राज्य है, ये आप मैप में देख लीजिए कहाँ तक ये फैल चुका है। इसके अलावा इसके आसपास के जो क्षेत्र देख लीजिए, चौहान वंश, ये चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में इनका शासन था। राजस्थान के अजमेर और दिल्ली के बीच में इनका पूरा शासन फैला हुआ था चौहान वंश का। और उस समय जो चौहान वंश के राजा थे ना, पृथ्वीराज तृतीय, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज़्यादा फेमस है। और बगल में देख लीजिए यूपी वाला जो क्षेत्र है, गहड़वाल वंश है, यहाँ पे राजा जयचंद यहाँ पर रूल कर रहे हैं। उसके अलावा देख लीजिए आप गुजरात वाले क्षेत्र में सोलंकी डायनेस्टी है, इन्हें गुजरात के चालुक्य वंश भी कहा जाता है। उसी के बगल में परमार डायनेस्टी है, चंदेल वंश देख लीजिए, और सेन वंश है। सेन वंश बंगाल वाले क्षेत्र में देखिए सेन वंश, इससे पहले पाल वंश हुआ करता था। पाल वंश का जब पतन हो गया और सेन वंश ये आ चुका है। उसके अलावा बगल में देख लीजिए कलचुरी वंश है। दक्षिण की ओर अगर आप जाएंगे तो ये चालुक्य वंश यहाँ पे देख लीजिए। और दक्षिण की तरफ आप जाएंगे, भारत के और दक्षिण की ओर जाएंगे तो चोल साम्राज्य है ये। तो ये स्थिति एक बार देख लीजिए, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में एंट्री कर दी थी तो ये स्थिति है भारत की, ये साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। अब देखिए मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर एक अटैम्प्ट किया था। ये हालांकि मैप तो 1185 के बाद का है, लेकिन 1178 ईस्वी में गुजरात पर उसने धावा बोला था, लेकिन वो फेल हो गया था। उस समय गुजरात पर किसका वंश था? सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश का राज था उसमें। और उस समय जो राजा थे ना, वो मूलराज द्वितीय थे, या जिन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में गौरी की हार हो गई थी। जब गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, तो वो पूरी तरीके से विफल रहा था। तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि भारत में ये पहली विफलता थी मोहम्मद गौरी की। तो 1178 में वो विफल हो गया, लेकिन इसके बाद 1189 में उसने पेशावर पर अटैक किया और पेशावर पर कब्जा कर लिया। और 1185 में सियालकोट पर उसने कब्जा किया और अपने अधिकार में ले लिया। अब उसके बाद देख लीजिए 1185 के बाद मैप। अब मेन उसकी जो लड़ाई होने वाली है चौहान साम्राज्य के साथ होने वाली है। तो उस समय जो राजा हैं वो पृथ्वीराज चौहान हैं। तो पृथ्वीराज चौहान से 1191 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन एक जगह है, हरियाणा क्षेत्र में ये जगह पड़ती है। इस जगह पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना होता है। ये पृथ्वीराज तृतीय इसलिए है क्योंकि जो चौहान वंश है इसमें ऑलरेडी 2 पृथ्वीराज नाम के शासक आ चुके हैं। तो ये तीसरे नंबर पे शासक थे, जो सबसे बहादुर एक तरीके से माने जाते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी का सामना होता है तराइन जो क्षेत्र है वहाँ पर। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से हार होती है। उसको कब्जे में ले लिया जाता है पृथ्वीराज की सेना के द्वारा, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है और गौरी जो था वो भाग गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था। जब मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, तो जो चौहान वंश की जो उत्तर पश्चिम वाली आप सीमा देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक जगह है बठिंडा, उस समय उसका नाम तबर हिंद था। उस पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। तो इसी बात को लेकर तराइन का प्रथम युद्ध होता है कि पृथ्वीराज जो चौहान थे इन्होंने ये कहा कि इतनी किसकी क्या मजाल होगी कि मेरे क्षेत्र को, हमारे साम्राज्य को में वो हस्तक्षेप करे। तो इस कारण से ये पहला युद्ध होता है, ये इतिहासकार बताते हैं। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, ये याद रखिए। लेकिन इसके जस्ट 1 वर्ष के बाद तराइन का दूसरा युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की या पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया जाता है और कई इतिहासकार जो बताते हैं कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, तो इस उलझन में आप नहीं फंसिए। बस ये याद रखिए कि 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो बस ये अपने दिमाग में रखिए। एक दरबारी कवि हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, जिनका नाम था
चंद्र बरदाई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। उस पुस्तक को अगर पढ़ा जाए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि तराइन का दूसरा युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है और उन्हें मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया जाता है, लेकिन उससे पहले उनकी दोनों आँखों में सलाखें घोंस दी जाती हैं। उनकी आँखें जो हैं वो फोड़ दी गई थी, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े तीरंदाज थे, उन्होंने अपनी अंधी आँखों से बिना देखे मोहम्मद गौरी को अपने तीर से मार दिया था। लेकिन इतिहासकार इसमें मतभेद मानते हैं, तो इसलिए ये आपके कोर्स में नहीं है कि ये मृत्यु कैसे हुई। बस ये याद रखिए 1192 के बाद जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, बस ये याद रखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसके बाद पृथ्वीराज जो चौहान है इनकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद जो चौहान वंश है वो अपने पतन की ओर हो गया था। जो ही पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और जो चौहान वंश है उसका पतन होना शुरू हो जाता है। इसके बगल में ही देखिए गहड़वाल वंश है ना, इसके बगल में देखिए गहड़वाल वंश है। गहड़वाल वंश के इस समय राजा जयचंद थे। जयचंद पर भी इसने 2 साल के बाद 1194 में अटैक किया। इस युद्ध को चंदावर का युद्ध कहा जाता है। चंदावर जगह में ये युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, जयचंद को हरा दिया था। इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जो गहड़वाल वंश के राजा है जयचंद और जो चौहान वंश के राजा जो थे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों की बनती नहीं थी। ये एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। उसका कारण ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम किया और उसे भगा लाए थे, उसके घर से भगा लाए थे। इस बात से जो जयचंद था वो नाराज था पृथ्वीराज तृतीय से और नफरत करता था। अब मोहम्मद गौरी ने इतना बड़ा साम्राज्य तो फैला दिया, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके दास हुआ करते थे, 4 मुख्य दास थे उसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोजा, बख्तियार खिलजी और नसरुद्दीन कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही प्रमुख उनका जो दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने लाहौर और दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को संभालने के लिए दे दिया था और गजनी वाला जो क्षेत्र है यलदोजा को संभालने के लिए दे दिया था। और बख्तियार खिलजी जो इनका दास भी था और सेनापति भी था, इसको बंगाल की ओर भेज दिया था। बंगाल में जब ये गया, इसने नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें बहुत तोड़ फोड़ की, उसको नष्ट कर दिया, उसको जला दिया पूरी तरीके से। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी, याद रखिए। और जो कुबाचा है इसे मुल्तान के आसपास का क्षेत्र संभालने के लिए दे दिया था। देखिए मोहम्मद गौरी अपना जो साम्राज्य इसने अपने गुलामों में पहले ही बांट दिया था, अभी मरा नहीं था ये, उससे पहले ही इसने अपने साम्राज्य को अपने गुलामों में बांट दिया था। और 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी इस बात को लेकर भी विद्वानों में संदेह है। कई इतिहासकार बताते हैं कि खोखर जनजाति जो एक थी उन्होंने ही इसकी हत्या की थी, लेकिन कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए आपको इसकी मृत्यु कैसे हुई थी वो भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि कई इतिहासकार जो है ना उनके अलग अलग मतभेद हैं इस बात को लेकर कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी। बस ये याद रखिए 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका प्रमुख गुलाम था, ये शुरू करता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी याद रख लीजिए मोहम्मद गौरी के बारे में। जैसे ये पूछा जाए भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? पहला मुख्य कारण जो मेन है वो साम्राज्य का विस्तार करना था और दूसरा कारण धन की प्राप्ति करना था। और कुछ और तथ्य याद रख लीजिए, मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का ऐसा चलवाया था कि जिसमें जो हिंदू देवी थी लक्ष्मी माता, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, उनकी तस्वीर लगी हुई थी उसके सिक्के पे। तो इस प्रकार का सिक्का चलाया था। इसके अलावा फ़खरुद्दीन राजी और नजामी उर्जी ये गौरी के दरबार में ही रहते थे।
तो आज के इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में बस इतना ही। अब इसके बाद इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में आपको पढ़ना है, अर्थात अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत की हम शुरुआत करेंगे। टोटल 5 वंश आएंगे मुख्य तौर पर वहाँ पे, तो उनके बारे में शुरू करते हैं। पहला वंश जो गुलाम वंश है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स, और चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट हमारे श्री एजुकेशन ऐप पर जो है लॉन्च हो चुके हैं। श्री एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारे क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए। इतने बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, उसे पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आपकी जीएस कमज़ोर है, बेसिक रूप से वहाँ पर जीएस पढ़ाया जा रहा है और जीएस में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत ही कम उसका प्राइस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।